चलो आ जाओ भैया। इसके बाद है आपका फोर्थ चैप्टर, मान लो चाहे कुछ भी मान लो। इसके बाद है आपका बैंक। फिर बैंक में क्या है कि खाते होते, खातों के टाइप पढ़ने हैं आपको। खाते कितने प्रकार के होते हैं, खाते अर्थात अकाउंट, ठीक है। हाँ यार भैया लास्ट में लिखी यार। तो भैया खाते कितने टाइप के होते हैं, खाते पढ़ने हैं आपको अपने सिलेबस में। स्टार्ट तो है, ठीक। खाते देखो कितने टाइप के हैं। पहला है आपका प्रकार टाइप ऑफ अकाउंट अर्थात खातों के प्रकार। पहला है बचत खाता। बचत खाता अर्थात सेविंग अकाउंट कहते हैं जिसे, ठीक है, सेविंग अकाउंट। इसमें क्या होता है कि जो अपने लोग साधारण खाते बैंक में करवाते खुलवाते उन्हें कहते हैं सेविंग अकाउंट, ठीक है, उसे कहते हैं सेविंग। इनमें क्या होता है कि कोई भी साधारण इंसान मतलब हम, ठीक है, कोई भी साधारण इंसान चला जाए और बैंक में अपना खाता खुलवाया है, ठीक है, वो है अपने सेविंग अकाउंट। अब एग्जाम में आ जाए डीलर में तो अपनी भाषा चाल लाने में और 5 आने में बसड़ा भर के लिख देना, ठीक है। इनमें क्या होता है कि लिमिटेशन होती, लिमिटेशन मतलब लिमिट है कि तुम भैया इतने बार निकाल पाओगे, कितने बार जमा कर पाओगे, जी नहीं कि एक महीने में तुम कितनी बार निकलते चले जा रहे, ऐसा नहीं है। इनमें एक लिमिटेशन मतलब सीमित है ये कि क्या पता इनमें लिखा होगा भैया 3 बार तुम निकाल पाओगे इतने रुपए या 4 बार, वो इनकी क्वालिटी हो आपकी बचत खाते की, ठीक है। इसमें क्या होगा भैया बैंक आपको ब्याज देगी, ठीक है, क्या पता 3% ब्याज दे दे आपने रुपए जमा किए या 2% दे दे, जितने भी दे आपको रुपए दिएगी बैंक जमा, ठीक है। और इसमें ब्याज दर हुई क्या पता 4% तक हो जाए। जी नहीं कि तुम्हें हर पॉइंट याद करना के रटने हैं तुम्हें 4%, जी बस तुम्हें आंकड़े बस थोड़े थोड़े याद रखने, 4 की जगह तुम 3 भी लिख दो एग्जाम में तो दिक्कत नहीं है, ठीक। और बैंक ब्याज जी 1-2 पॉइंट भूल भी जाओ तो फिर तुम्हें बना के लिखने, वो तो तुम्हें बताते ही यानी बात है। अब आ जाओ चालू खाता पे। चालू खाता यानी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है भैया, इनमें अपन जैसे साधारण इंसान थे, इनमें है भैया बड़ी बड़ी कंपनियां या लोग या जो व्यापारी हो, ठीक है, दाऊ टाइप के। तो भैया इनमें कहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां लोग या व्यापारी टाइप के जो लोग होते खाते खुलवाते उन्हें कहते चालू खाता यानी करंट अकाउंट। इनमें भैया लिमिटेशन थी एक लिमिट तक। कौन मुर्शद के बब्बा मान लो ये चालू खाता में आएंगे, ठीक है, ये हमारे पापा है तुम्हारे पापा, इन लोगों को मान लो ये बचत खाते में सेविंग अकाउंट में, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े लोग व्यापारी जो लोग खाते खुलवाएंगे वो करंट अकाउंट में, इन्हें भैया कितनी भी बार निकालो और जमा करो, नहीं है लिमिटेशन, ठीक है, जमा करते जाओ निकालते चले जाओ। इनमें बैंक ब्याज नहीं देगी भाई साहब तुम्हें, चाहे तुझे मान लो कि तुम अंसड़ बार निकाल रहे हो जे कर रहे तो मतलब इनमें क्या हुआ चालू अकाउंट में बैंक तुम्हें ब्याज नहीं देगी, वहां पे तुम्हें बैंक ब्याज दे रही थी, ठीक है। क्या पता कभी कभी तुमसे बैंक उल्टा ब्याज ले किसी भी केस में देगी नहीं बस, ठीक है, क्या पता बैंक ले भी सकती ब्याज और नहीं भी ले सकती लेकिन देगी नहीं तुम्हें। हटाओ। तीसरी है सावधि जमा खाता, इंग्लिश में कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। ये तो पता ही होगा यार, फिक्स्ड डिपॉजिट। डीएलएड में 40,000 रुपए जमा करी होगी जब फीस, तो उसके लिए डीडी बनवाई होगी तुम लोगों ने, डिमांड बनवाई थी। उसमें हम क्या करते थे कि भैया बैंक में जाते थे, अपनी डीडी बनवाई स्कूल के नाम से या कॉलेज के नाम से, वहां पे बनवाई, उनके अकाउंट लगा के और वो जमा कर दिया, उसे कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, हिंदी में सावधि जमा खाता। इसमें क्या होता है कुछ धन निश्चित समय के लिए बैंक में, सॉरी कहाँ गया, हाँ वो तो बैंक ड्राफ्ट नीचे है यार, ये सावधि जमा खाते दूसरे, बैंक ड्राफ्ट नीचे है, तो ड्राफ्ट तुमने डीएलएड के लिए बनवाया। सावधि जमा खाता में क्या होता है, इसे कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें क्या होता है कुछ धन निश्चित समय के लिए बैंक में जमा किया जाता, ठीक है, कोई भी धन लिया। हाँ वही बहुत सही, वही यार, मतलब तुम्हें बस थोड़ी चीजों से रूबरू होना यार, भाषा तो हमें अपने मन से बना के लिखनी, ठीक है, डीएलएड वाले वैसे ही नंबर बैंक कर देते। तो इनमें क्या है कि सावधि जमा खाता क्या है, कुछ दिन निश्चित समय के लिए तो बैंक में जमा करना, और बैंक यहाँ पे देख रहे दर कितनी दरी 8 से 10% के लगभग, वहां पे 4% है दर, यहाँ पे तुम्हें बैंक 8 से 10% तक ब्याज दर देगी तुम्हें। इसके बाद आ जाओ आवर्ती या संचयी जमा खाता। डायरेक्ट आएगी डेफिनेशन लिखने के लिए, संचयी जमा खाता की बताओ ये डेफिनेशन। एक जी ऐसे टॉपिक है कि एक 2 नंबर के 100% मिल नहीं है, और जी तुम्हारी बूंद बूंद से सागर बनता, ये बूंद बूंद के नंबर तुम्हें पहुंचाएंगे 11 नंबर तक, ठीक, जिनसे तुम पास तो हो ही जाओगे, 11 नहीं 20 नंबर तुम्हें आराम से आने ही अकेले इस लेक्चर देखने के बाद। संचयी जमा खाता क्या है, कुछ धनराशि बार बार एक निश्चित अवधि में जमा करते, मतलब कब बता 1000 रुपए की भैया हमने बांध ली, 1000 रुपए हर महीने जमा करते चला, हर महीने की 30 तारीख को 1000 रुपए जमा करते चले जा रहे हैं। तो भैया यहाँ पे कुछ धनराशि बार बार एक निश्चित अवधि में, निश्चित टाइम पीरियड में जमा कर रहे, मान लो लेट 1000 रुपए की धनराशि हर माह जमा करी जा रही, तो भैया वो होगा आपका सावर्ती या संचयी जमा खाता। 5 मान लो अल्पवयस्क खाता। अल्पवयस्क खाता मतलब माइनर, यानी 18 वर्ष से कम के बच्चे, उन लोगों का खाता तो खुलवाना, हाँ बिल्कुल 18 वर्ष से कम के बच्चे ये जो खाता खुलवा रहे
उन्हें कहेंगे अल्पवयस्क खाता। इनमें क्या होगा, 12 वर्ष से कम वाले बच्चे हैं उनके खाते का संचालन करेंगे उनके माता पिता, ठीक है। और 12 वर्ष से जो अधिक के बच्चे हैं उम्र के, यानी 12 से 18 वर्ष के, उनमें स्वयं खाता धारक अर्थात बच्चे खुद कर सकते हैं अपने खाते का संचालन, ठीक है। ये तो हो गए आपके खाते टाइप खातों के। क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए 2 नंबर में, खातों के प्रकार बताइए, 2 नंबर में आएगा, बना दो भैया 3-4 भर दो पूरा पेज, ठीक है। राइटिंग तो अच्छी है ही तुम लोगों की। इसके बाद बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट वही है जो भैया 3rd सेमेस्टर के लिए अभी तुम लोगों ने बनवाया होगा डीडी, वही है बैंक ड्राफ्ट। इनमें क्या है कि धन हस्तांतरण हेतु, मतलब एक धन अपना धन तुम इसको कॉलेज में पहुंचा रहे ना, तो धन हस्तांतरण हेतु बैंक आज्ञा पत्र जारी करेगा जिसमें पाने वाले के खाते की बैंक शाखा तथा खाता संख्या का उल्लेख होगा। मतलब तुम्हें कौन सी खाता संख्या है पहुंचाने या किन के अकाउंट है पहुंचाना, उनकी तुम्हें डीडी देगा, बना के दे देगा, तुम वहां पर रुपए जमा करोगे, उनके अकाउंट में, इस कॉलेज वालों के अकाउंट में पहुंचाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3rd सेमेस्टर में 41,000 रुपए का डीडी जमा किया होगा आपने, ठीक है। तो वो हो जाएगी आपकी बैंक ड्राफ्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा बैंक ड्राफ्ट बताओ ये क्या चीज है। इसके बाद लॉकर। लॉकर तो वही है यार अपने घर के लॉकर जो तुम्हारे पीछे रखा। लॉकर में क्या है, चीजें आभूषण रुपए पैसे रखते, हमारे पास है नहीं, हमारा तो खाली डला, ठीक है। लॉकर में वही है कि धन के साथ साथ बैंक में जितनी भी चीजें होती, सोना वोना हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब तुम लोगों की जितनी भी, जैसे हमने अपना बैंक में जमा करवाया तो धन के साथ जो भी चीजें बैंक में होगा एक लॉकर, उसमें रखी जाएगी। उसकी होगी 2 चाबी, उसकी होगी 2 चाबी, एक दी जाएगी हमें, एक रखेगा बैंक खुद, ठीक है, एक रखेगा बैंक खुद। अब जब तक दोनों चाबी का यूज नहीं होगा, जब तक नहीं खुलेगा, जिन्हीं बैंक अकेला निकाल ले, ठीक है। तो जो बैंक के पास चाबी होगी उसे कहेंगे मास्टर की। वो कौन होगी, मास्टर की, ठीक है। तो बस दस्तावेजों की जो अपनी होगी उसे कहेंगे भैया लॉकर। लॉकर तो तुम याद ही हो जाएगा। अब बच्चों धन निकालने की विधि के, धन भैया के निकालने कैसे, इनकी विधियां तो होंगी कोई, ये थोड़ी पहुंच गया और आराम से निकाल लिया धन, इनकी होगी विधि। ये थोड़ी मम्मी है सो भैया पापा की जिम्मे डाला, हाथ रुपए निकाल लिए, निकल गया धन, ऐसा नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पे विधि 3 है। एक निकासी फॉर्म वाली, वही विड्रॉल वाली यार, विड्रॉल फॉर्म भरते अपन लोग, वो एक निकासी फॉर्म वाली, हिंदी में करनी है यार, हिंदी में लिखनी पड़ेगी तुम्हें। दूसरी चेक द्वारा, चेक से निकाल लेते हैं। तीसरी एटीएम तो है ही भैया, ठीक है। ये 3 विधि। तो भैया अब आ जाओ चेक। अब आ गई चेक की बारी। थोड़ी चेक, बहुत भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 90% चांस है आने की। चेक किसे कहते हैं, वैसे तुमसे कोई पूछ देगा भैया एग्जाम में, उस टाइम भाषा समझ में आएगी, चेक की डेफिनेशन का लेके। चेक मान लो तुम्हें एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है जो संबंधित खाते से रुपए निकालने का काम आता है। किसी के खाते से भैया रुपए निकलती है, चेक उसी लिए तो दी जाती है लोगों को। कुछ ही बना के लिखनी तुम्हें बस यार, बस थोड़ी सी भाषा देखनी कि ऐसी ऐसी भाषा बना के लिखनी। उसके बाद चेक के तुमसे टाइप पूछे जा सकते कि चेक कितने प्रकार की हो सकती। तो टाइप है भैया चेक के, एक तो होती, देखो इसी को कहेंगे वाहक, इसी को कहेंगे धारक, इसी को कहेंगे बियरर चेक, इंग्लिश में कहते हैं बियरर चेक, ठीक है। तो वाहक, धारक या बियरर चेक कौन सी होती, इसमें क्या होता है भैया, ऐसे हमें रुपए निकालने चेक से, ठीक है। तो हम तो यहाँ खाता धारक, हम जो मेन है, लेकिन हम पहुंचा सकते हैं चाहे तो भैया तुम्हें शिवम, और चाहे बुआ वाले शिवम को, बुआ जी वाले शिवम को, चाहे किसी को पहुंचा देते हैं वाहक बनाकर, मतलब संदेश ले जाके कहिए तुम हमारे रुपए निकाले आओ, तो तुम निकाल के आ जाओगे हमारे, ठीक है। तो वाहक चेक में कि या तो हम भी निकाल सकते हैं और दूसरा भी निकाल सकता, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी वाहक चेक, ठीक है। और उस चेक पे लेकिन तुम निकाल ले और हमारी चेक है, तो या तो हमारे साइन होना चाहिए, तुम्हारे भी साइन होने चाहिए। तो चेक पर खातेदार या वाहक का हस्ताक्षर भी आवश्यक है। वाहक हो गए तुम जो रुपए निकालने जा रहे हो, खातेदार हो गए हम, ठीक है। दोनों के साइन जरूरी है। देख रहे कोई भी निकाल सकता, चाहे वाहक मतलब जो और हमारे अलावा, और खाताधारक। दूसरा है आदेशित चेक। आदेशित चेक में यह कहा है कि चेक का भुगतान केवल खाताधारक को किया जाएगा, वाहक का काम नहीं होगा। हमें रुपए निकालने तो हम ही अकेले जाएंगे, वो होगी भैया आदेशित चेक, ठीक है। तीसरी है रेखांकित या क्रॉस चेक। इसमें भैया ये कि एक चेक होगी, उसके ऊपर साइड में बाएं तरफ कोने में ऊपर की तरफ 2 तिरछी समांतर ऐसी लाइनें खींची होंगी, ठीक है। बस तुम्हें यार देखनी, थोड़ी थोड़ी पढ़नी। 2 समांतर रेखाएं खींचकर उनके मध्य नोट नेगोटिएट या अकाउंट पेई ओनली लिख देते हैं। जब रेखांकित चेक होंगे आपके पास तो अकाउंट ऐसे लिखते हैं, अकाउंट बैंक में A/C, अकाउंट पेई ओनली लिख देते या नेट नेगोशिएट लिख देते। तिरछी समांतर रेखाएं होती हैं, बस ऐसी होती है चेक। यहाँ पे होता है बैंक से रिलेटेड पूरे चैप्टर समाप्त। यूपी टेट, यूपी डीएलएड के हिसाब से इतना काफी है, आपके में एक क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा, नहीं तो आप बना के लिख लेंगे। इसके बाद देखते हैं शेयर एवं लाभांश। आइए इसके बाद देखना है हम लोगों को शेयर एवं लाभांश। अब देखो यार शेयर एवं लाभांश में क्या है कि एक ही चैप्टर थोड़ा सा हो रहा है, थ्योरी वाले चैप्टर है यार, इन्हें बस थोड़ी सी तुम्हें देखनी, क्योंकि ये चैप्टर थोड़े थ्योरी में दिक्कत करते हैं यार। बस 1-2 क्वेश्चन लेकिन पक्के जरूर होते हैं इनमें, ठीक है। आ जाओ। पूंजी क्या है, पूंजी तो यार अपनी सीधी सी है, जितना अपने पास पूरा धन होता है उसे कहते हैं पूंजी। तो पूंजी क्या है, कंपनी में लगाया गया पूरा धन जो हम लगाते हैं उसे कहते हैं पूंजी, ठीक है। पूंजी को प्राय समान मूल्यों की इकाई में बांट देते, मतलब जैसे हमारे पास पूंजी टोटल लगी 50,000 रुपए की, ठीक है।
और हमने उसे समान मूल्यों में मतलब 10 लोगों में बांटनी है हमें उसे, ठीक है। 10 समान, देखो बांट रहे तो समान मूल्य बांटो, जितने रुपए हमने तुम्हें दिए उतनी को बराबर बराबर इसको में दे दी चले जाएंगे। और भैया अगर तुमने प्रति इकाई को समान मूल्य में बांट रही है तो वही कहलाएंगे हमारे शेयर, ठीक है। हमारे पास 100 रुपए है टोटल, ठीक है। हमने कहा तुमसे 10 लोगों में समान रूप से बांटो, तो 10 रुपए बांट दोगे 10 लोगों में समान रूप से, 10 लोगों में तुमने समान रूप से बांटे, तुम्हारे ये कहलाएंगे शेयर, तो ठीक है। तो पूंजी को प्रायः समान मूल्यों की इकाई में बांट दिया जाता है और प्रत्येक इकाई को कहा जाता है शेयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए को तुम्हें 5 हिस्सों में बांटना है, तो भैया 100 रुपए के 5 हिस्सों में तुमने बांट दिया, तो ये 100 रुपए के तुमने बांट दिए, ये कहलाएंगे तुम्हारे शेयर, ठीक है। ये शेयर का मूल्य है 100 रुपए, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 5, 1 2 3 4 5, ये शेयर कहलाएंगे जो 100 रुपए के हैं। अर्थात हमने 5 शेयर जारी किए 100 रुपए के समान मूल्य के, ठीक है। कितने शेयर होगा 1 2 3 4 5, ये तो होगा शेयर। शेयर के बारे में पूछिए तो ये इतना लिख देना बस काफी है, बनाने में तो तुम माहिर हो ही, बना तो लोगे फिर, ठीक है। शेयर खरीदने वाला व्यक्ति जो होता है उसे कहा जाता है कंपनी का शेयरधारी या अंशधारी, ठीक है। डेफिनेशन है शेयरधारी भैया कौन है, जो शेयर खरीदेगा वो होगा शेयरधारी। आ जाओ हटाओ, इसके बाद आएगा कि अगली लाइन है, जिस मूल्य पर कंपनी एक शेयर जारी करती है उसे सम मूल्य या अंकित मूल्य या फेस वैल्यू या पार वैल्यू कहते हैं, ठीक है। ये तुम्हें ध्यान रखने की अंकित मूल्य या सम मूल्य शेयर के सीन में क्या होता, जिस मूल्य पर कंपनी भैया शेयर जारी कर रही है उसे कहा जाएगा अंकित मूल्य। उसके बाद हम खरीदेंगे शेयर को, ठीक है। उसके बाद हम जितने एक्स्ट्रा पे बेच रहे शेयर को, ठीक है, पहले तो हमने कंपनी से खरीदा शेयर, उससे कहेंगे वो अंकित मूल्य, ठीक। उसके बाद हमने खरीद लिया, उसके बाद हम प्रॉफिट के लिए भैया उस शेयर को महंगे में बेचेंगे या हमें हानि करनी, क्या पता हम शेयर बिल्कुल डूब रहे तो हम सोच रहे भैया जितने बिके बिक जाए, ठीक है। तो हमने और सस्ते में बेच दिया शेयर को तो हमें हानि होगी, तो हमने भैया जो अपना शेयर फिर बेच दिया, तो हम जो बेचते हैं उसे कहते हैं बाजार मूल्य। जिसपे हमने शेयर को हमने खरीदा था उसे कहेंगे अंकित मूल्य, ठीक है। अब भैया तुम ये बताओ, अगर हमने शेयर को बेचा है महंगे पे और मतलब बाजार मूल्य अधिक है तो हमें लाभ होगा, और हमने अगर शेयर को अपने सस्ते बेच दिया तो हमें हानि होगी, ठीक। अब आ जाओ, तो जिस मूल्य पर कंपनी एक शेयर, कहां पे गया, हाँ ये हो गया था। इसके बाद जिस मूल्य पर कंपनी एक शेयर जारी करती है उसे समूल्य अंकित मूल्य, अंकित मूल्य आपको बता दिया गया कि अंकित मूल्य जिससे हम शेयर को लेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल पूंजी है आपकी 50 लाख रुपए, क्वेश्चन है और एक शेयर का मूल्य है 500 रुपए, टोटल पूंजी 50 लाख रुपए की है, शेयर है कुल 500, तो कुल शेयरों की तुम्हें निकालनी है, मतलब सॉरी एक शेयर की कीमत है 500 रुपए, ठीक है। और टोटल है हमारे पास 50 लाख रुपए की पूंजी, तो कुल तुम्हें शेयरों की संख्या निकालनी, तो शेयरों की संख्या कैसे 50 लाख जितने रुपए हैं और एक शेयर की कीमत है कितनी 500 रुपए, तो टोटल शेयर निकालेंगे 10,000 रुपए, ठीक है। अच्छा 10,000 रुपए, 10,000 शेयर है 500 रुपए के, ठीक है। हटाओ, अब भैया शेयर की खरीद या बिक्री वही आपको अभी बताया मैंने कि भैया जैसे हम जो शेयर खरीदेंगे बाजार से जितने दाम पे वो बाजार अपने बेचे, मतलब सॉरी बाजार का जो कंपनी बेचेगी उसे वो बेचेगी किस पे, अंकित मूल्य पे, फिर हम जो बेचेंगे लाभ या हानि के लिए दूसरी पार्टी को उसे कहेंगे क्या, बाजार मूल्य, ठीक है। अब देखो अंकित मूल्य वही जो कंपनी से हमने लिया, उसके बाद हमने लिया, उसके बाद बाजार में जो हम बेचे वो होगा आपका बाजार मूल्य। अब आ जाओ, अब अभी आपको कहा था कि भैया अगर शेयर को महंगे दाम में बेच रहे तो फायदा होगा, ठीक है। मतलब बाजार जिस पे बेचते हैं उसे कहेंगे बाजार मूल्य, जिस पे हमने खरीदा है उसे कहेंगे अंकित मूल्य। अगर बाजार मूल्य भैया अधिक है तो हमें फायदा ही होगी, तो अगर शेयर का बाजार मूल्य उसके अंकित मूल्य से अधिक है तब उसे अधिमूल्य यानी फायदा कहते हैं, तब हमें लाभ क्या होगा, अर्थात बाजार मूल्य ज्यादा था ना तो बाजार मूल्य जितने का था और जितने में हमने खरीदा था दोनों घटाएंगे तो निकलेगा हमारा लाभ, ठीक है। और अगर शेयर का बाजार मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम है तब शेयर होगा बट्टे पे, यहाँ पे होता अधिक मूल्य अधिमूल्य और इसको कहते हैं शेयर बट्टे पे होगा फिर, अर्थात तब होगी भाई साहब हमें हानि, अगर हमने शेयर को बेचा सस्ते में, ठीक है, तब हमें हानि होगी। हानि कैसे निकलेगी, अंकित मूल्य जितने का था, मतलब मान लो अंकित मूल्य का भैया थोड़ा 5 रुपए और हमने बेच दिए 4 रुपए पे, तो हमें हानि तो होगी, 5 - 4 बराबर 1। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं यार, ज्यादा देखनी नहीं है, वैसे वो डिटेल कहाँ पढ़ रहे, बस तुम्हें इतनी पूछे यार डिटेल डीएलएड में कि तुम्हें जानकारी है चीजों की कि नहीं, रूबरू हो कि नहीं, कि तुम्हें कि इंस्टा और व्हाट्सएप से रिलेटेड हो, बस थोड़ी सी जानकारी चाहिए बस। तो दलाल है, दलाल पता मतलब इतनी तो पता ही होगी कि ब्रोकर, हाँ इतनी तो पता ही है, लेकिन बस थोड़ी परिभाषा देखनी कि शब्दों से कैसे खेलेंगे इनसे। शेयर देखो भैया, शेयर के लिए देखो कोई भी काम होता इसके लिए बिचौलिया तो चाहिए होता, जैसे मंडी में हम लोगों को चाहिए होता, ठीक है, तो एक पर्सन जैसे चाहिए होता कि हम डायरेक्ट उस तक पहुंच जाए उस व्यक्ति तक, ठीक है। ऐसे बड़ी बड़ी उसमें
विभागों में काम करवाने, तो भैया अपन लोग प्यून को दे देते रुपए कि अपना काम बन जाए, ठीक है। वही मान लो दलाल कि भैया हमें शेयर खरीदने हैं बेचने हैं, तो किसी व्यक्ति की सहायता चाहिए, अपन सीधे नहीं पहुंच जाएंगे वहां पे कि अपन को शेयर चाहिए और अपना काम बन जाए, शेयर मिल जाए बेच ले। ये बीच का व्यक्ति की जरूरत होगी जो शेयर को खरीद सके बेच सके। तो शेयर ऐसे व्यक्ति से खरीदे या बेचे जाते हैं जिन्हें भैया शेयर बाजार का पूर्ण ज्ञान, मान लो हर्षद मेहता स्कैम 1992, शेयर बाजार का पूर्ण ज्ञान था कि नहीं? देखी नहीं है वेब सीरीज स्कैम 1992 वाली? जे मान लो दलाली मान लो तुम, शेयर बाजार का पूर्ण ज्ञान हो, जिन्हीं के माध्यम से अपन शेयर बेचेंगे खरीदेंगे, तो भैया जी हो जाएंगे दलाल, और जो फीस ले देंगे उसे कहेंगे दलाली। दलाली ठीक, ये हो गई दलाली, बस खत्म, दलाली। ठीक है, इसके बाद आ जाओ भैया शेयर और ऋणपत्र में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में तो क्या पता 1 नंबर मिल जाए या ऋणपत्र के बारे में पूछा जाए। देखो शेयर और ऋणपत्र में डिफरेंस क्या है कि शेयर तो देखो तुम्हें पता है कि शेयर ऐसी है चीज है यार कि लाभांश के रूप में, मतलब यहाँ पे लाभ जैसा मिलेगा वैसे ही आपको दी जाएगी कंपनी। अगर कंपनी घाटे में जा रही है तो तुम्हें घाटा होगा, ठीक। लेकिन ऋण पत्र में केस ऐसा है कि भाई चाहे कंपनी घाटे में जाए कुछ में जाए तुम्हें रुपए देने पड़ेंगे, कंपनी तुम्हें रुपए देगी। जैसे बैंक चाहे घाटे में चले जाए कुछ में चले जाए, लेकिन अगर तुम्हें 2% ब्याज मिल रहा तो तुम्हें 2 मिलेगा, ठीक है। चाहे बैंक में पीएनबी में 8 में हो जाए चोरी और चाहे हो जाए कुछ, ठीक। तो भैया यही है कि शेयर कंपनी का, इसमें क्या होता है क्वालिटी है चाहे कैरेक्टरिस्टिक मान लो कि शेयर कंपनी का अंग होता है, इसी कंपनी वापस नहीं करती, ठीक है। मतलब कुछ टाइम के लिए दिए, बाद में तुमसे ले लिए जाएंगे शेयर, ठीक है। बाद में तुम्हारे रुपए दे दिए, उसमें बाद में कंपनी शेयर ले ली, क्योंकि कंपनी का वो अंग है। कंपनी क्या करती, कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी खड़ी होती वो अपने अपने शेयर बांट देती कि भैया हमारी कंपनी हमने 10 हिस्से कर दिए कंपनी के, हमारे इतने इतने रुपए कंपनी में बांट दिए शेयर, बाद में कंपनी अपने शेयर वापस ले लेगी। तो कंपनी शेयर कंपनी का अंग होता, ठीक है। तो इसे कंपनी वापस नहीं करती, लेकिन ऋणपत्र की अवधि होने पर ऋणपत्र वापस कर दिया जाता है, ठीक। मतलब जैसे मान लो उल्टा है बस, ठीक है। इसके बाद दूसरा लाभांश वर्ष के अंत में दिया जाएगा कि कंपनी पहले देखी कि भैया लास्ट में पूरा लाभांश का हो रहा, ठीक है, तब दिया जाएगा बिल्कुल वर्ष के अंत में। लेकिन ऋण पत्र में क्या होता है, ऋण पर ब्याज की परिकल्पना यहाँ पे 6 माही हो सकती है या वार्षिक हो सकती, ठीक है। तीसरा है शेयर या लाभांश कंपनी की स्थिति पर निर्भर करेगा, वही वाली कंपनी को घाटा होगा तो भैया तुम्हें होगा घाटा, फायदा होगा तो होगा फायदा। मतलब सुख के साथ ही है तो दुख के साथ ही भी तो होंगे, ये नहीं सुख में तो रुपए लेगा और दुख में आए तो भाग गए, कंपनी के ऊपर डिपेंड है। ऋण पत्र में क्या है, ऋण पत्र धारक को विजय काय के लिए यार, विजय ऋण पत्र धारक को ब्याज निश्चित दर में चाहिए होता है, चाहे कंपनी को घाटा हो चाहे हो फायदा। शेयर एवं लाभांश खत्म। आ जाओ भैया नेक्स्ट टॉपिक पे, लॉग पे, लघु गुणक। आ जाओ भैया एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, 1-2 क्वेश्चन जहां से मिल रहा है आपको, लघु गुणक अर्थात लॉग वाले चैप्टर पे, ठीक है। इसमें लग रहा भाई साहब आपका दिमाग, ठीक है। समस्याएं तो होंगी, सॉल्व करते तो इंसान ही सॉल्व, भूत थोड़ी ना कर रहा है। आ जाओ लघु गुणक अर्थात लॉग में देखो इसमें है क्या है, एक चीज तुम ध्यान रख लो बस कि मान लो यही रखा है यहाँ पे, ठीक। ये वाले देखो आप, वो सब चीजें पूरी जितनी भाषा लिखी वो बाद में देख रहे हैं। एक चीज देख लो, जैसे रामायण है, जब तक रामायण है बस अगर हम तुम्हें बता दें राम के बारे में तो हमें पूरी रामायण घूम जाएगी अपने आप। मैंने कहा रामायण में राम, ऐसे मान लो पूरी रामायण की अकेली जे मान लो राम, इनसे समझ लो पूरी। ये एक फॉर्मेट है लॉग, यहाँ पे 36 = 2, ठीक है। इससे मान लो भैया आप यहाँ पे जाओ, कितनी पावर का, चलो यहां से देखो, यहाँ पे लॉग लिखा, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे। इससे मान लो तुम बेस, क्या मान लो बेस, जे समझ लो जे भाई साहब स्थिर रहेंगे, जे कभी बदलेंगे ना, जे अपनी जगह से हटेंगे। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ए मतलब ए फॉर आधार, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जे हो गई यानी बायां पक्ष, राइट हैंड साइड हो गई इक्वलिटी उस तरफ, ठीक है। ए लिखी इस तरफ, तो एक चीज ध्यान रख लो कि भैया आधार जिंदगी में बदलेगा नहीं, ठीक है। जो तुम्हारी एक्स की तरह नहीं है कि बदल गई, वो नहीं है। ये मान लो भैया तुम्हारी आधार है जो बदलेगा, ये हमेशा लेफ्ट में रहेगा, चाहे तुम लॉग से बदलो साधारण मान में, चाहे साधारण मान से बदलो लॉग में, ठीक। एक बात ये। दूसरी बात, अब 2 मान हमें और दिख रहा है, एम और एन। जब लॉग से तुम साधारण में बदलोगे या साधारण से बदलोगे लॉग में, फॉर्मूला हो चाहे कोई, बेस हमेशा अपनी जगह पे रहेगा, एम एन की जगह पहुंच जाएगा और एन एम की जगह पहुंच जाएगा, बस इतनी चीज तुम्हें ध्यान रखनी। ए हमेशा अपनी जगह पे, एन एम की जगह पलटेगा और एम एन की जगह। एक बात ये याद रखनी। और दूसरी बात भाई साहब तुम्हें ये याद रखनी कि जब इस फॉर्म में दिया हो लॉग, ये है बेस और ये लिखा 8,
ठीक, हाँ लॉग बेस में लिखा 2, हमें पता नहीं है कब पढ़ा जाता है इसे, वैसे पढ़वाएंगे थोड़ी ना तुमसे, कौन ओवरलोड पढ़ा, कुछ ही मान लो लॉग बेस मान लो 2 और लिखा 8। ठीक, इसमें तुम्हें क्या करना कि जब भी इस फॉर्मेट में दिया जाए, आपसे कहा है भैया इसका साधारण मान बताओ गणित की संख्या में या भी लॉग में लिखा, तो मैं करना क्या है, जब भी ये बेस लिखा इसका मतलब ये होता है कि 2 की पावर क्या करेंगे 8 मिल जाए। इसका मतलब ये होता है कि 2 की पावर क्या करेंगे 8 मिल जाए। क्या करेंगे 2 की पावर के 8 मिल जाए? 3, आंसर 3, आंसर 3, बस इतना करना तुम्हें, आंसर। ठीक है, अब यही चलेगा पूरा, बस जो 2 चीजें समझ गए तुम। अब ये चलेगा भाई साहब पूरे उसमें। अब आ जाओ, अब तुमने राम और लक्ष्मण के बारे में तुम्हें पता पड़ गई, अब आ जाओ लॉग पे। अब तुम लॉग उड़ा दोगे। फॉर्मूला है पहला, लॉग बेस, देखो बेस ये है, आपसे बता दिया जा चुका है कि बेस हमेशा रहेगा स्थिर, बदलेगा नहीं किसी भी स्थिति में। लॉग बेस है ए एम इक्वल टू एन। ठीक है, अर्थात ये है लघु गुणक, लॉग को हिंदी में कहते हैं लघु गुणक, लघु गुणक है। और पूछा गया, आपसे कहा गया कैसे बदलो भैया, साधारण मान में, मतलब कोई भी गणित वाली लॉग हट जाए बस, इक्वल टू एन में बदल रहे हैं हम। ठीक है, ये अगर ऐसा लिखा है तो इसको हम कैसे रूप में लिख सकते हैं, आपसे कहा गया कि लॉग हटाने के लिए आपको बेस तो हमेशा रखना पड़ेगा सेम, तो बेस रखा ये। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा गया कि एम एन की जगह पहुंचेगा और एन एम की जगह पहुंचेगा। ठीक है, क्या करना आपको, एन एम की जगह पे और एम एन की जगह पे। अब आ जाओ नोट नंबर 2 पे, या कहां गया, हाँ नोट नंबर आ जाओ भैया इस पे, पहले वाले पे। नोट नंबर पहले में लिखा कि बेस हमेशा ज्यों का त्यों रखना, बेस हमेशा ज्यों का त्यों रखना तथा हाँ सॉरी, हाँ ये वाला है पहले, पहले का है ये वाला, ये तुम्हें पहले के साथ देखना, जो पहला दिया फॉर्मूला बताया था उसका उदाहरण ये कि भैया लॉग ए और लॉग इसके साथ बेस और कोई संख्या लिखी, देखो कोई फॉर्मेट है, लॉग 8 यहाँ पे 64। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, इसमें तुम्हें हमेशा क्या करना, जब ऐसे टाइप में दिया जाए, ठीक है, इसका तुम्हें लगाना, तो तुम्हें इसमें बस एक चीज याद रखनी कि 8 की पावर कितनी करें कि 64 मिल जाए। ठीक, 8 की पावर कितनी, यहाँ पे कुछ भी अगर यहाँ पे दिया होता लॉग 4 16, तो हम करते कि 4 की पावर कितनी करेंगे 16 मिल जाए, 2, तो आंसर 2। ठीक है, ऐसे ऊपर वाले में क्या किया, 8 था बेस में और यहाँ पे था 64, तो 8 की पावर कितनी करेंगे 64 मिल जाए, 2 कितने करेंगे 2, 8 इंटू 8 2 पावर करेंगे ना, घात कितनी चढ़ाई, मतलब 8 की पावर भैया 2 ही तो करेंगे तभी तो मिलेगा, तो आंसर 2। तो ये तो हो गया भैया आपका ये वाला। ठीक है, इसके बाद एक वो आपका दूसरा में देखो क्या लिखा, ए की पावर अगर एन, ये तो बदला हमने लघु गुणक से साधारण में। ठीक है, अब अगर आपको साधारण मान ये दिया है, ठीक है इतना दिया, यहां मान लो कन्वर्ट कर रहे हैं, आप कन्वर्ट लिख लो इस तीर पे, कन्वर्ट मतलब बदलना है हमें लॉग में। तो अगर कोई ऐसी संख्या लिखी और बदलना है लॉग में, तो फॉर्मूला होता है ऐसा, इस फॉर्मूले में लिखेंगे फिर हम लॉग, देखो आपसे कहा गया बेस को हमेशा वैसे ही रखना, तो बेस तो वैसे ही रखा है। ठीक है, और उसके साथ अब आ जाओ नोट 1 पे, जो दूसरा वाला लिखा है पॉइंट वो है, देखो तीर लगे, ये वाला इसके साथ है और ये वाला इसके साथ है, ये वाला हम देख चुके, अब देख रहे हैं इसका। नोट 1 में लिखा है कि बेस हमेशा ज्यों का त्यों रखना है, कब, जब आप बदल रहे हैं कोई संख्या को लॉग में, तब आपको करना क्या है कि बेस हमेशा ज्यों का त्यों रखना। ठीक है, बेस हमेशा रखना है आपको क्या, ज्यों का त्यों। उसके बाद तथा पावर को आरएचएस पर रखें और आरएचएस को आधार के साथ रखें। ठीक है, पावर थी, ये पावर थी, पावर को रखना है आरएचएस की जगह पे, पावर ए लेफ्ट हैंड साइड है यानी एलएचएस, ये आरएचएस, तो पावर को रखना है आरएचएस की जगह पे यानी एम की जगह पे, सो एन की जगह पे रख दिया, एम की जगह पे रख दिया पावर को। ठीक है, और उसके बाद पावर को रखना आरएचएस पर तथा आरएचएस को आधार के साथ रखें, आधार की पावर नहीं चढ़ानी, आधार के साथ रखनी, और आधार क्या था ए, पर आरएचएस को रखना है तुम्हें आधार के साथ, तो एम के ए के साथ रख दिया एम को। बस वो तुम्हें अकेला नोट 1 देखना कायदे से, पूरा उसी की तरह है कि अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है किसी संख्या को लॉग में, तो तुम्हें करना क्या है, लॉग में कन्वर्ट करने के लिए बेस हमेशा ज्यों के त्यों, पहले लॉग लिख दिया फिर बेस हमेशा ज्यों के त्यों रखा, उसके बाद जो आरएचएस की तरफ है उसे भैया ए के साथ रख दो, और जो एन पावर लिखी थी उसे रख दो आरएचएस की तरफ, नहीं तो फिर फॉर्मूला डायरेक्ट याद करो। ठीक है, दूसरा ये है। तीसरे में लिखा कि जब लॉग हो और यहां पे लिखा कोई बेस यानी आधार, 2 संख्या है, ऊपर से निकला,
अब एक दो क्वेश्चन आएंगे उसमें समझ में आ जाएगा कायदे से, ठीक है। तो क्वेश्चन होगा 2-3 क्वेश्चन इसीलिए लिखे, वो आ जाएंगे समझ में। तीसरा है लॉग लिखा, यहाँ पे कोई बेस है, 2 संख्याएं जिनका है गुणनफल में, m और n है 2 संख्याएं। ऐसे आप तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे कैसे कि देखो आपसे कहा गया बेस हमेशा अपनी जगह पे लगेगा, और बेस अगर एक संख्या के साथ लग रहा तो वो दोनों संख्याओं के साथ लगेगा। आ जाओ, लॉग में जब 2 संख्याएं गुणनफल में और उनके साथ लगा कोई बेस, तो उसे हम कैसे तोड़ेंगे? लॉग बेस a m प्लस लॉग a n, मतलब प्लस में हो जाएंगी संख्या अगर लॉग के साथ गुणा में है, ठीक। इसके बाद अगर भाग वाले में तो माइनस में चली जाएंगी। लॉग बेस तो भैया a है, बेस नहीं हटेगा कभी, लॉग a की यहाँ पे m था और n है तो माइनस में पहुंचेगा, ठीक है, फॉर्मूले हैं। 5वें में लॉग a और कोई m है और उसकी पावर चढ़ी कुछ n, अगर लॉग के साथ भैया किसी संख्या लिखी और उसकी पावर चढ़ी n, पावर हमेशा सबसे आगे आ जाती। कहाँ आ जाती? बच्चे समझ लो, पावर हमेशा सबसे आगे आएगी, तो जो n है वो सबसे आगे खिसक के आ जाएगी, तो n थी तो सबसे आगे आ गई, तो n लॉग a वैसा एज इट इज सूटते चले जाओ, ठीक है। लास्ट में क्या है कि लॉग के साथ कोई भी लगाओ, लेकिन अगर लॉग 1 का मान निकालना आपको, नीचे बेस में चाहे है, हाँ, लॉग 1 की वैल्यू हमेशा होगी 0, फिर बेस में लिखेंगे चाहे 1000 2000 0 5 6 8 कुछ भी लगाओ, हमेशा 0 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन से, पूरे को कर दे अप्लाई हम। इसमें है जो ए वाला था, इसमें है कि लघु गुणक से घातांक में कैसे बदलेंगे, और ए वाला था दूसरा फॉर्मूला कि घातांकी मान दिया उसे लघु गुणक में कैसे बदलेंगे, यही तो था, घातांकी मान तो दिया था और हम कन्वर्ट किस में कर रहे थे? लॉग में। आपसे कोई क्वेश्चन दे देंगे, उससे कहेंगे कि लॉग में बदलो इसे, तो ये वाले फॉर्मूले से लगाएंगे, और आपसे कह दिया कोई लॉग में दे दिया, आपसे कहा घातांक में बदलो, तो इस वाले से लगाए। अब देखो भैया थोड़ा अप्लाई, अब आ जाओ डाउट दूर हो गए, सर हमारा भी घूमने का भयंकर तरीके से, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, है घूमने दो यार, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, आ जाओ क्वेश्चन है पहला log 2/8, ठीक है। बदले कैसे जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन देंगे, आपसे कहा साधारण माने बदले, भैया सीधी सी बस एक चीज याद रखनी है, बेस जो हो, ठीक है। इसमें ऐसा होता कि भैया 8 लिखा, जो log 8 की वैल्यू निकालनी, इसका मतलब ये होता कि log 8 की वैल्यू निकालो, अगर बेस है 2, तो भैया तुम्हें बस ये क्या करना कि जो भी बेस हो उसकी पावर क्या करें कि मान हमें 8 प्राप्त हो जाए, यानी 2 की पावर कितनी करेंगे? 8 प्राप्त हो जाए। आंसर 3, 2 की पावर 3 करो, ठीक है, अर्थात 2 की घात 3 करो, ठीक है। बड़ी आएगी नहीं, डीलर में आएंगे नहीं बड़े, देख लेना तुम, मुश्किल से कोई 5 आंच के वर्ग 25 के वर्ग के आसपास उतनी घूमेंगे, बस इतनी बड़ी नहीं है तुम्हें दिक्कत हो जाए, बस तुम्हें रूबरू करवाया यार चीजों से, ज्यादा पूछेंगे नहीं, तुम्हारा गलत होगा तो सभी गलत होगा यार, ठीक है। सब थोड़ी ना विद्वान बहुत बड़े बैठे यार, तुम ये समझ लो तुमसे बड़ा विद्वान कोई है नहीं है पूरे डीएलएड में, बस तुम्हारे 25 नहीं आ पा रहे तो किसी के नहीं आ रहा 25, ठीक है, ये समझनी बस तुम्हें। और देखो यार फिर एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड, अब एग्जामिनर भैया अगर खुश हो के आ रहा भाभी से, तो भैया नंबर तुम्हें देगा पूरे। अगर भाभी ने भैया दिमाग घुमा दिया था एग्जामिनर का घर से आते टाइम, तो भैया नंबर वो काटेगा, चाहे फिर तुमने किए हो पूरे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, नंबर कटेंगे आपके। तो एग्जामिनर मूड के ऊपर डिपेंड है, हम अगर एग्जामिनर होगा तो हम तो भैया देंगे पूरे, हम तो आएंगे खुश होके, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि log 36 की वैल्यू, log 36 का मान दिया है 2। देखो अगर इतना, अब देखना इसे हटाओ, अगर log 36 की वैल्यू निकालनी होती और बेस रखा होता 6, तो हमने अभी इसके पहले कर चुके कि भैया 6 की, इसका मान ऐसे ही तो निकाल देते कि 6 की पावर कितनी करेंगे 36 हो जाए 2, तो वो 2 तो लिखेंगे, सही है। अब इसको बदलना है घातांकी रूप में, अभी तो देखो इतना दिया था तब हमने सीधा आंसर निकाल दिया 3, लेकिन जब पूरा ही दिया हो इसको घातांकी रूप में कैसे बदलेंगे, ठीक है। अब तुम्हें इसका आंसर ऐसे लिखना कि 6 जो है, अब पूरी रख देना तुम्हें डायरेक्ट, कि इसका हम क्या करते थे कि 6 की पावर कितनी करेंगे 36 हो जाए, यही तो करते थे, तो 6 की पावर 2 करें, आंसर कितना होगा 36, बस ऐसे तुम्हें ऐसे लिखना, कुछ नहीं है, थोड़ी फॉर्मेट है, ठीक है। ऐसे अगर log 5 रखा हो तो 125 बराबर 3, जो तो पूरे सॉल्यूशन दी है, तो हमें इसको बस घातांकी रूप में लिखना है, किस रूप में कैसे पैटर्न में लिखेंगे। तो हमें क्या करते थे, इसका मान कैसे निकाल देते, 5 की कितनी पावर करें 125 प्राप्त हो जाए, तो 5 की 3 पावर करें तो 125 हो जाए, वही पूरी पटक दो, 5 की 3 पावर करें तो 125 प्राप्त होगा, बस ऐसे रूप में लिखना। आ रही होगी ना दिमाग में, और फिर वीडियो शूट हो रहा है उसमें तो तुम समझते ही चले जाओगे, अगर कहीं दिक्कत हो रही तो पॉज कर करके, ठीक है। ये टाइप। तीसरे पे आ जाओ, 8 की पावर 3 बराबर 512 को भाई साहब आपको लघु गुणक के रूप में लिखना। अब लिखना है तुम्हें लॉग के रूप में, ठीक है। चीजें कर रहे हैं भाई साहब वही वाले काम, फॉर्मूला नंबर 2 का यूज होना है इसमें, फॉर्मूला नंबर 2 का।
कि देखो जब संख्या है कोई उसके ऊपर लगी घात बराबर इतनी और उसे बढ़ना है लघु गुणक में, तो हम क्या करते, इसका नोट ये लिखा कि बेस हमेशा ज्यों का त्यों रख दो भैया, बेस हमेशा ज्यों का त्यों, बेस क्या है 8, तो बेस रख दो भैया ज्यों का त्यों, फिर लॉग लगा दो आगे, बेस हमेशा नीचे लगाया था, बेस हमेशा ज्यों का त्यों। उसके बाद पावर को RHS पर रखें, पावर कितनी है 3, तो RHS में रखना है, RHS में रखो इस तरफ, ठीक है। और उसके बाद पावर को RHS पर तथा RHS को आधार के साथ रखें, RHS कितना था इसमें 512, उसे आधार के साथ रखना है, आधार की पावर नहीं चढ़ाना, आधार कितना है 8, आधार के साथ रख दो भैया, ठीक। यानी log 512 की वैल्यू है 3 जब बेस है 8। समस्या नहीं है समस्या, आ जाओ इसी का दूसरा टाइप, एक और देख लो क्वेश्चन इसी में कि अगर 2 की पावर 8 लिखी बराबर में 256 लिखी, इसको लघु गुणक के रूप में लिखना है। वही सेम है भैया कि 2 लॉग वही करना कि 256 लगाएंगे हम इस तरफ, और पावर थी जो पावर थी उसे RHS तरफ ले जाओ, जो RHS है भैया उसे आधार की तरफ रख दो, यानी log 256 की वैल्यू 8 होगी जब बेस होगा 2, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, log 25 इंटू 3125 की वैल्यू निकालनी जब बेस हो 5। फॉर्मूला भैया ये वाला लग रहा, तीसरा वाला फॉर्मूला लग रहा। आपसे कहा कि भैया बेस तो हमेशा क्या करना है, log बेस ये रखो और जो m है वही कर रहे हैं हम, log बेस है 5, 125 रखिए प्लस जोड़ना है ना, फिर log 5 3125, यहां तक हो गया। अब देखो कौन सी चीज लग रही, अब क्वेश्चन देखो यहां तक हो गया। अब तुम्हें क्या करना, अब भैया चीज पहुंच गई यहाँ पे पहुंच गई चीज, यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट बन गया। यहाँ पे देखो log 5 और 125 इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, ये फॉर्मेट बन गया। इसमें क्या करते थे कि 2 की पावर कितनी करेंगे 8 हो जाए, आंसर कितना निकलता 3, आंसर निकला था ना उसमें 3। हाँ इसमें क्या करना, 5 की पावर कितनी करेंगे 25 हो जाए, और यहाँ पे 5 की कितनी पावर करें 3125 हो जाए। तो 5 की पावर अगर तुम 7 करोगे तो 3125 मिलेगा, और 5 की पावर 2 करोगे तो 25 मिलेगा। तो इस पूरी की वैल्यू आ गई 2 और इसकी पूरी की वैल्यू आ गई 7, तो 2 प्लस 5 की पावर 5 करो तो 3125 मिलेगा, तो इसकी आ गई 2। जो मान है उसको जोड़ना है। हाँ नहीं देखो इतना बन गया था। इसके बाद तुम्हें जैसे पहले बताया था कि जब ऐसा फॉर्मूला बन जाए तो उसमें हम क्या करते थे कि 2 की पावर कितनी करेंगे 8 मिल जाए, ऐसे इसका मान निकालेंगे। 5 की पावर कितनी करेंगे 25 मिल जाए 2, ऐसे 5 की पावर कितनी करेंगे 3125 मिल जाए। 5 की पावर अगर तुम 5 करोगे तो 3125 मिलेगा, तो 2 प्लस 5 बना, आंसर आया 7। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5वां, यानी जो बेस्ड है आपके फॉर्मूला नंबर 4 पे, कि जब भाग में लिखी हो तो भैया माइनस में पहुंचानी। log 2 512 माइनस log 2 16, log 2 कितनी 2 की पावर कितनी करेंगे 512 मिल जाए, 9 करेंगे भैया 2 की पावर तो 512 मिलेगा। ऐसे ही 2 की पावर कितनी करेंगे 16 मिल जाए, 4 करेंगे तो 9 माइनस 4 बराबर 5 आंसर। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। log बेस है 4, log 64 की वैल्यू निकालनी और क्यूब में है बेस है 4। फॉर्मूला बेस्ड है 5 वाले पे, जो n होती है भैया क्यूब होता है वो सबसे आगे आ जाएंगे भाई साहब, तो 3 आ जाएगा सबसे आगे log 4। अब यहां तक बन गया, को 3 भूल जाओ। अब log 64 4 मतलब 4 की कितनी पावर करेंगे 64 मिल जाए, 3 करेंगे तो 3 और ये 3 तो सबसे आगे लग रही है, तो आंसर 9। ये वाला ऐसा था कि ये पावर 3 ऊपर वो सबसे आगे लगानी तुम्हें, तो तुमने जो सबसे आगे लिया है 3 log 4, 3 को भूल जाओ कुछ देर के लिए। अब ये किस फॉर्मूला बन गया, इस फॉर्मूला बन गया भाई साहब। तो 4 की पावर कितनी करेंगे 64 मिल जाए 3, तो वो 3 यहाँ पे और जो 3 यहाँ पे, 3 3 का 9। क्वेश्चन है 7th पे, 64 का आधार दिया है 8, लघु गुणक में बदलना है। तो लघु गुणक में बदलने किसी का भैया बेस log लिखो, आधार में 8 लिखी, 8 लिख दो, 64 बराबर 64 का इसका मान निकालना, तो 8 की पावर कितनी करेंगे 64 मिल जाए 2, आंसर 2। ठीक है, अब आ जाओ ये एक चीज अलग है कि क्वेश्चन पूछ जाए या ऐसे दिया, ये एग्जाम्पल है अलग अलग, एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल दूसरा। जब ऐसा दिया जाए आपको कोई दशमलव में संख्या और पूछा जाएगा इसका मानक रूप बताइए, क्या मानक रूप यानी स्टैंडर्ड वैल्यू, इसमें तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है कि भैया अकेला मानक रूप जब पूछा जाए आपसे एक काम करना है कि दशमलव केवल 1 अंक बाद लगनी चाहिए बस। ठीक है, फिर आप चाहे 10 की पावर कितनी भी ले जाओ, चाहे 10 की पावर ज्यादा की तरफ चाहे कम की तरफ। ठीक है, दशमलव की पावर आपको केवल 1 अंक बाद लगानी, यानी 1 डिजिट के बाद। दूसरी बात कि किसी भी संख्या में, हाँ
बस दशमलव को पहली संख्या के बाद लगाना है, एक नियम इसका ये है। दूसरी चीज तो अपनी एक चीज ध्यान रख लो कि दशमलव को भैया तुम जितनी डिजिट आगे खिसकाते चले जा रहे। एक चीज सुनो, यहाँ पे मान लो कोई भी यहाँ पे लिखी, मान लो यहाँ पे आ रहा है, देखो स्क्रीन उसमें आ रहा है मोबाइल में 3.4 लिखा, यहाँ पे 2 3, ठीक है, इतना लिखा। तो दशमलव को तुम अगर आगे की तरफ जितनी डिजिट आगे की तरफ खिसकाते चले जा रहे, कहाँ आगे की तरफ खिसकाते चले, तो उतनी 10 की पावर माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक। 10 की पावर जितनी, अगर 2 डिजिट आगे खिसका रहे तो 10 की पावर -2 करेंगे गुणा में, 3 डिजिट आगे खिसका रहे दशमलव को तो 10 की पावर -3, और अगर खिसका ही नहीं आगे की तरफ, अगर तुम पीछे की तरफ ले जा रहा है तो 10 की पावर प्लस में करेंगे गुणा। अगर हमने एक डिजिट पहले खिसका दिया दशमलव, मतलब हमने 0.3 लिखा, मान लो ऐसे में लिखा, तो अब 10 की, हमने एक डिजिट खिसकाया दशमलव को, तो हम 10 की पावर 1 का गुणा करेंगे। अगर 2 डिजिट खिसकाते लेफ्ट की तरफ तो 10 की पावर 2 का गुणा करते, हाँ इसमें 10 की पावर 1 होगा, ठीक। एक ये चीज आपको ध्यान। अब आ जाओ मानक रूप पे, 32.75 को बदलना था भैया मानक रूप में। आपसे कहा गया दशमलव को सिर्फ एक डिजिट आगे, एक डिजिट बाद खिसकाना मानक रूप लिखने की, यानी आपको करनी है 3 पॉइंट की वैल्यू, उसके बाद कुछ भी हो। अब 3 पॉइंट कब आएगा, जब एक दशमलव को इस तरफ ले जाएंगे, एक डिजिट पहले की तरफ, अगर एक डिजिट पहले की तरफ ले जा रहे हैं, एक डिजिट खिसकी तो 10 की पावर 1 के गुणा करेंगे हम, वही तो किया 3.275 इंटू 10। अगर देखो, अगर बाईं तरफ खिसक रही दशमलव, बाईं की तरफ जितनी डिजिट खिसका रहे उतनी 10 की पावर का होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। दाहिनी साइड तो माइनस में जितनी डिजिट, अगर तुमने 3 डिजिट खिसका दी दशमलव को तो 10 टू की पावर -3 होंगे। आगे आगे वही 2-3 क्वेश्चन है। अब देखना 0.357 है। अब देखो आपसे कहा गया कि जो भी नंबर हो उसके एक डिजिट आगे खिसकानी, मतलब रियल में मानक रूप क्या होता है, मानक रूप बस दशमलव को पहली संख्या के बाद लगाना, यानी पहली डिजिट के बाद में, संख्या की जगह लिखो डिजिट, पहली डिजिट के बाद लगाना। पहली डिजिट कौन सी है, 3 है, 3 के बाद लगाओगे भैया तो दशमलव को तुम एक अंक खिसका रहे हैं ना दाईं तरफ, और दाईं तरफ अगर भैया दशमलव को खिसका रहे है तो उसकी 10 टू की पावर जितनी डिजिट खिसका रहा है उतनी 10 की पावर का मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव में। तो 10 की पावर एक डिजिट खिसकाई तो 10 की पावर -1 का मल्टीप्लाई हुआ। 357 कैसे लिख देते, 357 कैसे लिख दोगे भाई, 357 अगर तुम लिख रहे, हाँ 357 अगर लिख रहे तो एक डिजिट खिसकाओगे दशमलव को, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट इंटू 10 टू की पावर -3 लिखनी पड़ेगी 357 के साथ। देखना जैसे 0.357 लिखा और आप कह रहे थे 357 के रूप में लिखना, तो एक डिजिट खिसकाई यहाँ पे आएगी, फिर 2 डिजिट खिसकाओगे यहाँ पे, फिर 3 डिजिट खिसकाओगे तब यहाँ पे आएगी। तो दाईं तरफ खिसका रहा है तो 3 बार खिसकाएगी तो 10 की पावर -3 हो जाएगी। आंसर आएगा 357 गुणित 10 टू की पावर -3, ठीक है। इसी की सेम ऐसे ही था 0.0254। अब देखो आपसे कहा एक डिजिट के बाद खिसकानी तभी मानक रूप बनेगा, तो पहली डिजिट 2 है, रियल वैल्यू तो 2 है, 0 नहीं काउंट करनी, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर काउंट करने, 2 के बाद लगनी चाहिए रियल रूप में दशमलव। तो कितनी खिसकानी पड़ेगी दशमलव, 1 2 डिजिट नहीं तो 10 टू पावर -2 आंसर, ठीक है। लॉग भैया खत्म करो, पॉज 1 मिनट के लिए वीडियो। चलो अब देखो भैया अगला चैप्टर है समुच्चय, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग डाल लो, कुछ चैप्टर नंबर है 7 समुच्चय। समुच्चय की सबसे पहले अवधारणा दी थी, अगर क्वेश्चन आ जाए तो जॉर्ज कैंटन ने 1890 में, ठीक है, 1890 ईस्वी में। देखो यार समुच्चय के थोड़े प्रकार हैं, सबसे सरल टॉपिक है समुच्चय, ठीक है। समुच्चय में क्या है कि समुच्चय प्रदर्शित करने की विधि भी होगी कि भैया कौन कौन तरीके से प्रदर्शित करते हैं। एक तो होती गणितीय विधि, गणित के रूप में कर सकते हैं, एक होती नियम वाली विधि के x लिख के कर सकते। तो पहली है सारणियन विधि या सूची विधि, और दूसरी है नियम या समुच्चय निर्माण विधि। अब देखो एक क्वेश्चन से देख लो कि इन दोनों विधियों को यूज से कैसे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया कि b बराबर दिया है 24 से छोटी अभाज्य संख्याओं का तुम्हें बनाना है समुच्चय दोनों विधियों से, ठीक है। तो एक तो है सारणी विधि, एक है नियम विधि। सारणी विधि में हमेशा गणितीय अंकों के रूप में लिखा जाता है, और नियम विधि में हमेशा x ऐसे टाइप में लिखा जाता है, जो भी परिभाषा से लिखी, परिभाषा लिखी जाती है मान लो नियम विधि में, ठीक है। देखो गणित के रूप में लिखे ना तो उसे कहेंगे सारणी विधि या गणितीय विधि या सूची विधि। 24 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती ये है, यहाँ से 2 से स्टार्ट हुई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती, अभाज्य संख्या 2 होती जिनका जो केवल और केवल खुद के फाड़े से कटे बस, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। उसके बाद 3 5 7 11 13 19 23 गणितीय रूप में लिखा जाता है, उसे कहते हैं सारणी विधि, हो गई, बन गया समुच्चय। दूसरी नियम विधि। नियम विधि में क्या करते हैं, हमेशा x अनुपात x लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे x अनुपात x एक अभाज्य संख्या है, और कैसी संख्या है x 24 से छोटी है, ठीक है। अगर लिखा होता है यहाँ पे कि 24 से बड़ी, यहाँ पे लिखा होता है 40 तक की अभाज्य संख्या होगा, तो 40 से छोटी, ठीक है।
अगर लिखा हो तो 24 से बड़ी आवाज संख्या है तो x की यहाँ पे लिख देते, अर्थात x की जो वैल्यू होगी, अर्थात x मतलब ये पूरी है x, ये भी x x x 24 ग्रेटर देन, तो 24 तो ग्रेटर देन, लेकिन x पहले यहाँ पे एक वही पैटर्न के रूप में लिखनी बस तुम्हें, और पैटर्न अगर लिखोगे तो x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू में लिख रहा है ना समुच्चय का मान, तो x लिख दोगे, x की वैल्यू हमेशा होगी 24 से छोटी। ठीक है, देखो इसको तुम बोल सकते, इसको भी तुम बोल सकते हो 24 ग्रेटर देन है x से। ठीक है, इसके बाद आ जाओ समुच्चय के प्रकार पे। समुच्चय के प्रकार तुमसे ऐसे ही पूछ ली जाएंगे कि समतुल्य समुच्चय बताओ या परिमित समुच्चय बताओ। समतुल्य समुच्चय वे होंगे जिनकी सदस्यों की संख्या वो समान, मतलब ऐसे दो समुच्चय जिनकी सदस्यों की संख्या वो समान परंतु अलग अलग सदस्यों। देखो यहाँ पे ए में समुच्चय है नंबर 4 है, 4 सदस्यों की संख्या, सदस्य मतलब सदस्यों या अवयव, यहाँ पे है 4, 1 2 3 4, बी वाले सेट में भी है 1 2 3 4, मतलब टोटल 4 संख्या यहाँ पे, 4 संख्या यहाँ पे। जब दोनों समुच्चयों की संख्याएं समान हो, भले ही उनके जो अवयव हैं सदस्य हैं वो अलग अलग हो, तो उन्हें कहा जाता है समतुल्य समुच्चय। दूसरा है परिमित समुच्चय। परिमित अर्थात जिनकी लिमिट हो, मतलब फाइनाइट हो, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट हो। ठीक है, मतलब एक लिमिट हो उनकी। जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या सीमित हो उन्हें कहा जाता है परिमित समुच्चय। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक समुच्चय ए है जिसमें 6 7 8 9 4 संख्या अवयव की निश्चित है, ये हो गया कौन सा परिमित समुच्चय। अपरिमित होगा जिनमें भैया अनंत संख्याएं हो, जैसे एक समुच्चय ए है जिसमें देखो 1 3 5 7, उसके बाद समुच्चय चलता चला जा रहा, तो अपरिमित समुच्चय। तीसरा है एकल समुच्चय, जिस समुच्चयों की संख्या केवल एक मात्र हो, अकेले एक हो सकती बस, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे मान लो कोई भी एक सेट दे दिया हमने कि ए बराबर है वर्तमान नेवी चीफ ऑफ इंडिया, मतलब भारत के नेवी चीफ कौन है इस टाइम पे, तो अकेले एक ही व्यक्ति होगा, कोई उसका नाम होगा कोई फिक्स। ये तो नहीं है 10-15 नेवी चीफ हो गए, ये चुनाव हुआ तुम्हारे गांव में 15 लोग खड़े हो रहे चुनाव के लिए, ये थोड़ा 15 हो, यहाँ पे एक होगा फिक्स, क्योंकि एकल है ना। यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल हो सकता, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, ये हो गया। या यहाँ पे लिख देते हम कि एक ही समुच्चय में लिख देते भारत के प्रधानमंत्री, तो अकेले एक ही तो नाम आता। ठीक है, पांचवा है रिक्त समुच्चय या नल या बॉयड सेट। ठीक है, इसके तुम्हें साइन इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें साइन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका या तो ए साइन हो सकता है, बीच में कुछ भी नहीं लगाना तुम्हें, या तो अकेला फाई लिखा दो, इसे बोलते फाई। ठीक है, और फाई को तुम्हें कभी समुच्चय के अंदर नहीं रखना, ये ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में पूछ जाएंगे। क्या पता है ऑप्शन में दे दिया समुच्चय लगा के, तो वो नहीं लगाना। ठीक है, अकेला फाई अकेला होगा या फिर समुच्चय अकेला ऐसा बना होगा, ब्रैकेट से लगे हुए 2, इन दोनों साइन से किसी से भी एक से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे कहते हैं रिक्त समुच्चय। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इसका एग्जाम्पल है ये 99 से बड़ी 2 अंकों की प्राकृत संख्या बताओ, है कोई भी 99 से बड़ी प्राकृत संख्या? कोई नहीं है। 2 अंकों की 99 की बात तो ये 3 अंकों से स्टार्ट है, कोई नहीं है, तो रिक्त समुच्चय हो गया। तो बस ये एग्जाम्पल हो गया इसका। ठीक है, इसके बाद अगर ये देखो यहाँ पे लिखा ये ब्रैकेट लगा और लगाए साथ में 0, तो कभी भी ये रिक्त समुच्चय नहीं है। इसमें देखो एक आ गया ना अवयव, अगर एक अवयव आ गया तो एकल समुच्चय होता है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ध्यान रखना हमेशा एकल समुच्चय। उदाहरण में अगर क्वेश्चन में एमसीक्यू में दे दिया तो हमेशा ध्यान रखना रिक्त नहीं है, 0 है इसमें। रिक्त तब होगा अकेला, तब जो ऐसा लिखा हो अकेला, अकेला ऐसा, जैसा यहाँ पे अकेला ऐसा लगा तब होगा। एक ये चीज। इसके बाद देखो सम समुच्चय क्या होता, जिन समुच्चयों के अवयवों समान हो चाहे उनके क्रम बदले हो, अवयव समान हो। और यहाँ पे क्या होता था, समतुल्य समुच्चय। समतुल्य, और इन्हें देखो तुम सम समुच्चय को, समतुल्य में होता था कि भैया नंबर ऑफ अवयव, मतलब अवयव या सदस्य जितने अंदर हैं उनकी संख्या समान हो, चाहे अवयव चाहे कोई भी हो, चाहे यहाँ पे ABCD हो, चाहे वहाँ पे 1 2 3 4 हो। लेकिन यहाँ पे भैया अवयव होंगे समान, अगर यहाँ पे 2 3 4 है तो यहाँ पे भी 2 3 4 होंगे, चाहे उल्टे सीधे क्रम में हो। ठीक है, सम यानी समान, सम का मतलब समान, तो यहाँ पे समान होंगे, जैसे जे समान है ऐसे वे समान है। ठीक है, अगर तुमसे पूछे उप समुच्चयों की संख्या बताओ, ठीक है, उप समुच्चय से कोई आपको समुच्चय दे दिया, उसके बाद पूछा गया जैसे ये इक्वल टू 6 7 8 9, आज से पूछा गया इसमें बताओ उप समुच्चय कितने बनेंगे इस समुच्चय के, तो उसके बनेंगे हमेशा 2 की पावर m, और जहां पे m क्या होगा, अवयवों की संख्या उस समुच्चय में कितनी है। इस समुच्चय में कितनी अवयवों की संख्या, 1 2 3 4, तो आंसर 2 की पावर 4 बराबर 16। इसमें 16 उप समुच्चय बन जाएंगे इसके। अब नीचे पढ़ेंगे उप समुच्चय कैसे बनते। ठीक है, उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर m, जहां m क्या है, नंबर ऑफ अवयव या सदस्य इन सेट, मतलब सेट या समुच्चय में कितने। ठीक है, हटाओ। अब देखो क्वेश्चन, अब ये 500 क्वेश्चन है समुच्चय के, एक्सरसाइज मान लो कुछ ही मान लो। तो पहला है 7 11 13 की तुम्हें उप समुच्चय निकालने। उस समुच्चय में मतलब चाहे वहां पे कभी कभी एक भी अवयव आ जाए, कहां पे 2 आ जाए, मतलब प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन होते जाते, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी होती है। जैसे जब किसी सिक्का को उछाला जाता है तो उसके कितनी पॉसिबिलिटी आती है, उसमें देखते या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है,
ठीक है, अब आ जाओ उसमें 7 11 13 के उपसमुच्चय निकालने। तो एक तो देखो फाई होता, हर सेट का उपसमुच्चय होता फाई, यानी वही वाला ये रिक्त वाला है नल वर्ड सेट, वो हर सेट का उपसमुच्चय होता। पहला बनाएंगे हम फाई, उसके बाद एक तो बन जाएगा 7, फिर 11, एक अकेला 13 हो जाएगा, एक 7 11 में लेके एक 11 13, एक 7 कहाँ पे मतलब अगर तुमसे एक तो तुमसे ये पूछेगा कि इनके उपसमुच्चय बताओ, तो ये तो तुमने लिख दिया कि ये बनेंगे, लेकिन तुमसे अगर क्वेश्चन पूछेगा इनके टोटल नंबर ऑफ उपसमुच्चय कितने बनेंगे, तो ये फॉर्मूला नहीं लिखा था यहाँ पे उपसमुच्चय की संख्या कैसे निकालते, 2 की पावर m, 2 लिखा है, 3 कहाँ से आया, इसमें अवयव कितने हैं, 3 अवयव हैं, तो 2 की पावर 3 मतलब टोटल 8 ही उपसमुच्चय तो बन रहा है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो उपसमुच्चय बने। ठीक है, हटाओ। तो इसके बाद दूसरे बजाओ, देखो 3 साइन है, इंपॉर्टेंट है समुच्चय से संबंधित। जब यू बना हो तो उसे कहते हैं यूनियन, जब ऐसा बना हो एक ही जैसा तो इसे कहते हैं इंटरसेक्शन, और जब सी बना हो तो इसे सबसेट इंग्लिश में। ठीक है, बस तुम्हें थोड़ी ध्यान रखनी, हिंदी में कहा जाता है ए यूनियन बी को संघ समुच्चय, हिंदी में संघ समुच्चय, इंटरसेक्शन लिखा हो तो सर्वनिष्ठ समुच्चय, सबसेट को कहा जाता है। अब देखो यार इनके मतलब क्या है, यूनियन का मतलब है सब आ जाए, यहाँ पे देखो मिनट के लिए, यूनियन का मतलब है सब आ जाए, इंटरसेक्शन का मतलब है इंटरसेक्शन, ये सर्वनिष्ठ का मतलब होता है हिंदी में कॉमन। ठीक है, मतलब कॉमन कौन है, ठीक, कॉमन लिखेंगे ए के लिए। और सबसेट का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये उस तुम्हें ऐसा सेट बनाना कि ए के सभी अवयव अगर बी में शामिल हैं तो तुम लिख सकते हो उसे ऐसा साइन बना सकते, इसे कहते हैं सबसेट। ठीक है, अर्थात इसका मतलब ये है कि ए सबसेट है बी का, अर्थात ए के जितने भी अवयव हैं वो पूरे उपस्थित हैं बी में। सबसेट का मतलब ये होता है, सबसेट के देखो ए सबसेट बी लिखा है इसमें, इसका मतलब ये है कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, तब लगाएंगे हम ये साइन। अब आ जाओ क्वेश्चन देखो, ए इक्वल टू 2 3 है, बी बराबर 3 4 5 है, तो मैंने कहा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में हम क्या करेंगे, सभी अवयवों को एक साथ लिख देंगे तो हमारा निकल आएगा ए यूनियन बी। देखो 2 3 यहां से लिया, 4 5 यहां से लिया, 2 3 4 5, लेकिन इनमें संख्या रिपीट नहीं करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे भी भैया 3 लिखा, यहाँ पे भी 3 लिखा, तो आप 2 बार 3 लिख दें, 2 बार 3 लिखना है, संख्या को लिखना है एक बार, लेकिन सभी संख्याओं को लिखना है बस। ठीक है, यूनियन वाला ही हुआ। सर्वनिष्ठ समुच्चय में आपसे कहा गया है आपको लेना है कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, कहाँ पे नहीं करनी, अगर 5 6 के लिए 5 6 यहाँ पे तो बस कॉमन ले लो 5 6 रुक जाओ। ठीक है, ये 7 6, ए में मान लो 4 5 6 7 है और बी में 6 7 9, तो 6 7 इसमें भी है, 6 7 इसमें भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 6 और 7। यानी अगर पूछा जाए सर्वनिष्ठ समुच्चय बोलते हैं इंटरसेक्शन को। ठीक है, इसके बाद चौथा है ए सबसेट बी। इसका मतलब ये होगा कि सबसेट हम तब लगाएंगे जैसे कोई भी सेट दे देगा, उसके बाद एग्जाम में आपसे पूछेगा बताओ इसमें ए यूनियन बी लग रहा है कि ये सबसेट बी लग रहा है, क्या लग रहा है, तो भैया ए सबसेट बी तब लगेगा जब ए के सभी अवयव बी में है। देखो क्वेश्चन, ए है 4 5 8 और बी है 2 4 5 7 8, देखो ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, 4 5 8 उपस्थित है, तो ए सबसेट है बी का, अतः ए सबसेट है बी का क्योंकि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं। ठीक है, खत्म। 5वें पे आ जाओ। 5वां है ए बराबर दिया है आपको 1 2 3 4, इसलिए तुम्हें बेन आरेखें बदलना है, बेन आरेखें प्रदर्शित करना है, तो भैया एक बेन आरेख डायग्राम बनाओ, एक सर्कल और पटक दो सब 1 2 3 4 5 को, खत्म। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, ये थोड़ा ठीक है। ए दिया है आपको 1 2 3 4 5 और बी दिया है 4 5 6 7, आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन का मान बेन आरेख में, बेन आरेख बनाना है। अर्थात इंटरसेक्शन इतना तो अपन लोग पढ़े ही चुके परसेंटेज वाले चैप्टर में, जब बेन डायग्राम वाले क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि कहाँ पे कॉमन वाले आते, इंटरसेक्शन का यहाँ पे इंटरसेक्शन है यानी ये वाला बता रहा, और इंटरसेक्शन में क्या होता है कॉमन वालों को हमें करना, तुम्हें कलर कर दो उसे, पेंसिल से तुम्हें कलर कर देना एग्जाम में। ठीक है, वही वाले नहीं होंगे। जैसे पहले तो देखो इंटरसेक्शन भी, पहले देखो ए का मान लिखो और बी का मान लिखो और बीच में हमने बनाया कॉमन, ऐसे तो बन गए थे, ए यहाँ पे लिखा बी यहाँ पे लिखा, 1 2 3, ए में 1 2 3 है, लेकिन 4 5 देखो दोनों में कॉमन है, 4 और 5 इसमें भी है, 4 और 5 इसमें, तो 4 5 को लिख देंगे हम यहाँ पे बीच में, कॉमन की जगह पे 4 5 यहाँ पे हो गए, ए की जगह पे कितने बचे 1 2 3, और बी की जगह पे 6 7, बे पूरा पार्ट ये है और ए पूरा पार्ट ये है, और तुम्हें निकालना है ए अनुपात बी को बेन आरेख से दर्शाना, तो ए अनुपात बी ए इंटरसेक्शन बी अर्थात कॉमन वाले पार्ट को, कॉमन वाला पार्ट ये है तो ये पूरा कर दो भैया कलर्ड, तो ए हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी को आपने प्रदर्शित किया है इससे। ठीक है, इसके बाद करते हैं मैराथन की क्लास 1 समाप्त, इसके बाद हम करेंगे लेक्चर 2 मैराथन का मैथ। ओके बाय, थैंक यू।